Professor G.N. Sai Baba. For Adivasis and for Dalits, Modi government, this Ludi Sarkar by this fascist Modi government, this BJP and RSS. ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 14 मार्च है और कल 15 तारीख को बस्तर द नक्सल स्टोरी ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हो रही है। और अभी तक भी आप देख लीजिए, स्वयं आप यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, जो बड़े बड़े क्रिटिक्स वगैरह है, वे सब के सब इस फिल्म पर पूर्ण रूप से चुप है, बिल्कुल चिड़ी चुप, जैसे कि ये फिल्म एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। आप देख लीजिए, हमारे देश में अगर कोई फिल्म मेकर नक्सलियों को ग्लोरीफाई करता है, नक्सल प्रेमी फिल्म बनाता है, नक्सलियों को क्रांतिकारी दिखाने वाली फिल्म बनाता है, तो तुरंत वो फिल्म मेकर मेन स्ट्रीम हो जाता है, मुख्य धारा में आ जाता है। उसके बारे में चर्चा होगी, उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। भले ही वो फिल्म छोटी हो, कितनी भी छोटी हो, लोगों ने नाम भी नहीं सुना हो, परंतु फिर भी इकोसिस्टम सर पर लेकर के नाचेगा ऐसे फिल्म मेकर्स को। कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी 2 महीने पहले का उदाहरण ले लीजिए, जोरम का 2-2.5 महीने पहले का उदाहरण है। ज़्यादातर मित्रों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा उस फिल्म का, कहाँ रिलीज़ हुई, कब रिलीज़ हुई, किसी को पता भी नहीं। परंतु आप देख लीजिए, बॉलीवुड का इकोसिस्टम हो या फिर कुछ लेफ्टिस्ट यूट्यूबर्स वगैरह, उन्होंने किस प्रकार से उस फिल्म को प्रमोट किया, आपको देखने को मिल जाएगा। जोरम की बात नहीं, आप न्यूटन तक जा सकते हैं। न्यूटन को तो कितना सेलिब्रेट किया था इस इकोसिस्टम ने, और कितनी घिनौनी फिल्म, कैसी प्रोपेगेंडा फिल्म। बेताल जैसी वेब सीरीज़ का उदाहरण हम दे सकते हैं, चक्रव्यूह तक हम जा सकते हैं, या छोटी मोटी फिल्मों में इस प्रकार से नक्सलियों का कहीं ना कहीं पर महिमा मंडन, जैसे कुत्ते हो, भीड़ हो, ऐसी फिल्मों में नक्सलियों का महिमा मंडन तो देखने को मिल ही जाता है। श्याम सिंह रॉय जैसी फिल्म में भी नक्सलियों का महिमा मंडन देखने को मिल जाता है। तो नक्सलियों को आप ग्लोरीफाई करिए, क्रांतिकारी दिखाइए, तुरंत वो फिल्म मेकर मेन स्ट्रीम हो जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। वहाँ पर किसी को भी थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी, थोड़ा भी अंदर लज्जा नहीं आएगी कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी, लगेगा नहीं अंदर कि यार यहाँ पर नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया गया और मैं कैसे इस चीज़ को अच्छा बोलूँ, कैसे इसको प्रमोट करूँ। नहीं, वहाँ पर निर्लज्जता के साथ में ऐसे कंटेंट को प्रमोट किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी, वहाँ पर किसी को लज्जा नहीं आएगी। परंतु दूसरी तरफ बस्तर जैसी कोई एक फिल्म कभी बनती है, नक्सलियों को एक्सपोज करने वाली फिल्मों के तो उदाहरण भी नहीं मिलेंगे। एक बुद्धाई ने ट्रैफिक जैम उदाहरण मिलेगा, वो भी मतलब इतनी कोई मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी। बस्तर अभी एक थोड़ा सा बड़े स्केल पर और रिलीज़ हो रही है, परंतु आप देख लीजिए कितना कठिन है नक्सलियों को एक्सपोज करना, अर्बन नक्सल्स के इस पूरे इकोसिस्टम को एक्सपोज करना कितना कठिन है। मतलब भारत में ही, हमारे ही अपने देश में नक्सल समस्या कितनी बड़ी है सभी जानते हैं, परंतु उस पर आप बात नहीं कर सकते, उसके बारे में आप फिल्म नहीं बना सकते, सब कुछ चुप, तुरंत प्रोपेगेंडा का टैग लगा दिया जाएगा। परंतु इसके पीछे केवल लेफ्टिस्टों का इकोसिस्टम या केवल बॉलीवुड कला और साहित्य का क्षेत्र, वामपंथी अर्बन नक्सल्स, केवल इतनी सी बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारी विदेशी ताकतें भी है जो भारत को अंदर से कमज़ोर करना चाहती है, देश को अंदर से तोड़ना चाहती है, खोखला करना चाहती है। अब कई सारे मित्रों को लगेगा कि यार ये तो तुम कुछ बहुत ही अतिशयोक्ति कर रहे हो, इसमें अभी विदेशी ताकतें कहाँ से आ गई, एक फिल्म आ रही है, चर्चा नहीं की किसी ने, इसमें कहाँ से विदेशी ताकतें आ गई। हो सकता है अनजाने में किसी को ऐसा लगे, परंतु इसमें कण मात्र भी, तिल मात्र भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, कुछ भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा। आपको याद होगा, सीए विरोध के नाम पर आज से 4 वर्ष पहले जब देश को जलाया जा रहा था, उस समय का वातावरण याद करिए। जो लेफ्टिस्टों का इकोसिस्टम है ना, वो कई सारे वीडियोस अलग अलग प्रकार के सेलिब्रेट कर रहा था, लोगों को बरगलाने के लिए, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, भ्रांतियाँ फैलाने के लिए। उनमें से ही कुछ वीडियोस ऐसे थे जिनमें बताया जा रहा था कि देखो देखो, विदेशी भी, गोरे भी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी सीए का विरोध हो रहा है, देखो देखो। सीरियसली, अमेरिका की यूनिवर्सिटी के वीडियोस ऐसे कुछ सर्कुलेट किए जा रहे थे कि देखो देखो, वहाँ पर ब्राह्मणवाद के विरोध के पोस्टर पकड़कर लोग खड़े हैं वगैरह। वो क्लिप भी मैंने दिखाई थी, आप यहाँ पर देखिए, वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। उस क्लिप में क्या क्या बातें की गई ये देखिए। जीएन साई बाबा का आपको वहाँ पर उल्लेख देखने को मिलेगा। जीएन साई बाबा कौन है, जो मित्र हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वे जानते ही होंगे। लगभग 6-7 वर्षों से मैं जीएन साई बाबा के केस के बारे में हमारे चैनल पर चर्चा कर रहा हूँ, 2017 से जितना मुझे याद आ रहा है। क्या है वो केस, क्या आरोप सिद्ध हुआ था जीएन साई बाबा पर। गढ़चिरौली कोर्ट ने आज से 10 वर्ष पहले जीएन साई बाबा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। किस अपराध में? देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का और नक्सली संगठनों के साथ में, माओवादी संगठनों के साथ में कनेक्शन होने का आरोप सिद्ध हुआ था जीएन साई बाबा पर। तो गढ़चिरौली कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। 10 वर्षों तक जीएन साई बाबा जेल में था। अभी पिछले हफ्ते ही जीएन साई बाबा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल से छोड़ा है, गढ़चिरौली कोर्ट के निर्णय को पलटते हुए।
इस बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो ये आप देख लीजिए, पिछले हफ्ते जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय आया ना, उसके बाद में आप देख लीजिए वामपंथी लेफ्टिस्टों का इकोसिस्टम किस प्रकार से एक प्रकार से सेलिब्रेट करने लग गया इस न्यूज़ को। जिन साई बाबा के प्रति सिंपैथी पैदा करने का पूरा चल पड़ा है चक्र। आप देख लीजिए, मैंने देखा अभी जस्ट मैंने यूट्यूब पर सर्च किया नाम, तो मैंने देखा कि रविश कुमार ने भी अपने चैनल पर उसको लेकर के एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जो मैंने फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात की ना, वो क्लिप आप यहाँ पर ज़रा देखिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। Professor Jian Sai Baba, NRC and CAV, I think these are real outrages. These real fascist policies to systematically disenfranchise Muslims. For Adivasis and for Dalits. Modi government, this Ludi Sarkar, they're trying to blame Muslims. They're trying to say Muslims are illegals by this fascist Modi government. This BJP and RSS. On Kashmir, Muslims in Assam. See, now they're building concentration camps to round up Muslims all across the country. MS Golwalker was very clear in the RSS's schools. The RSS wanted to do to Muslims in India what the Nazis did to Jews all over Europe. And now they're building these concentration camps. So we here in the United States, you know, I'm an American, I've never been to India. Hopefully one day I will go. Donald Trump have so openly embraced the BJP and these fascist policies. Islamophobia, like happened in Gujarat, with these fascists like Modi and Amit Shah, looking at the resistance that's going on all over India. I've been so inspired to see it. Inqilab Zindabad. अब दोस्तों आप स्वयं सोचिए, डीयू का एक प्रोफेसर जीएन साई बाबा, जिस पर गढ़चिरौली कोर्ट में नक्सलियों के साथ में, माओवादी संगठनों के साथ में कनेक्शन होने का आरोप सिद्ध हुआ था। और केवल जीएन साई बाबा की बात नहीं, वरवरा राव वगैरह आदि जिन पर बहुत गंभीर ऐसे आरोप लगे हुए हैं, कोर्ट के द्वारा कुछ को बेल वगैरह भी मिली हुई है। उनके फोटोज़, पोस्टर्स वगैरह भी आपने देखे होंगे, जो कुछ कथित आंदोलन वगैरह हुए हैं पिछले 3-4 वर्षों में, वहाँ पर वो फ़ोटोज़ वगैरह लेकर के वो कथित आंदोलनकारी बैठे हैं, वो भी आपने देखे होंगे वीडियोज़ वगैरह, बराबर ना। ज़रा आप स्वयं सोचिए, मतलब एक अमेरिका में फॉरेन यूनिवर्सिटी जी, उनको क्या मतलब सीए से या फिर नक्सली संगठन या नक्सली संगठनों के साथ में कनेक्शन का जिस पर आरोप लगा है उसका समर्थन करना, इन सब बातों से अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोगों को क्या लेना देना है। परंतु स्वतंत्रता के बाद में या उससे पहले तो हुआ तब तो भाई इतिहास ही ऐसा था, पिछले 2000 वर्षों का कई सारी प्राचीन सभ्यताएं नष्ट की गई, सिस्टमैटिक वे में हुआ है ये सब। परंतु स्वतंत्रता के बाद में भी बहुत सारी विदेशी ताकतें भारत को अंदर से खोखला करने में लगी हुई थी। 2014-15 में मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद में 20,000 ऐसे एनजीओज का लाइसेंस कैंसिल किया था भारत के, जो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था। एफसीआरए मतलब फॉरेन से जो फंडिंग लेने के लिए जो लाइसेंस आवश्यक होता है ना, 20,000 एनजीओज का लाइसेंस कैंसिल किया था। और उन सब एनजीओज पर यह आरोप था कि वे भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित है, कन्वर्जन आदि में सम्मिलित है। सोचिए 20,000 एनजीओज, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया, कितनी बड़ी समस्या है। ज़रा आप सोचिए, कौन है वो विदेशी ताकतें जो यहाँ पर 20,000 एनजीओज को फंड करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, जिनसे कई सारी अलग अलग जगहों पर ज़मीनें आदि खरीदी जाती है। केरला के बिलीवर्स चर्च ने झारखंड में कुछ करोड़ों अरबों की ऐसी ज़मीन खरीदी थी, वो न्यूज़ भी मैंने आपको दिखाई हुई है। कहाँ से क्यों होती है ये फंडिंग? हाँ, सोचिए ज़रा आप। तो ये आप छोटी सी बात मत समझिए कि एक बस्तर जैसी फिल्म बन रही है नक्सल समस्या के ऊपर आधारित, तो ठीक है ना, क्या हो गया, चर्चा नहीं कर ली। तो आप इस विषय की गंभीरता को समझिए कि भारत में रहकर एक फिल्म मेकर अपने ही देश की इतनी गंभीर समस्या पर फिल्म बनाता है तो उस पर चर्चा नहीं होती। मतलब ये कितनी आश्चर्य की बात है। आप जरा कल्पना करके देखिए, मतलब ये सोचकर भी असंभव लगता है ना यार, कि देश में नक्सल समस्या पर आप फिल्म बनाते हैं तो उस पर चुप्पी बनाकर रख दी जाती है, उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया जाता है, जो इतनी गंभीर समस्या है। और नक्सल समस्या ये केवल कुछ जंगल में कुछ 2-4 लोग खड़े हैं, उन्होंने बंदूक पकड़ करके रखी है और वो बस ऐसे उधर उधर गोलियां मारते हैं, इतनी सी ये बात नहीं है कि नक्सली उनका पूरा उस क्षेत्र पर अपना वर्चस्व बना करके रखना, अर्बन नक्सल्स के साथ में कनेक्शन, मिशनरियों के द्वारा वहाँ पर कन्वर्जन, फॉरेन से, विदेशी एनजीओ से उनको फंडिंग, ये पूरा इस प्रकार का इकोसिस्टम है। मैंने तो कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में स्वयं सेवा कार्य किए हुए हैं। जब मैं मेरे गुरुदेव के आश्रम में था, वो सब समस्या मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है कि कितनी भयावह समस्या है ये कन्वर्जन की, फॉरेन फंडिंग से काम करने वाले एनजीओज आदि, नक्सल समस्या, ये बहुत 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 भयावह ऐसी समस्याएँ हैं। और आश्चर्य देखिए, इस पर फिल्म
आज तक नहीं बनी, अभी बनी है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती, नहीं हो रही। आप इस विषय की गंभीरता समझिए कि ये क्यों इतना आवश्यक है, इस विषय को उठाना, इसको आगे लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, ये बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत गंभीर ये विषय है। और दूसरी तरफ जो मैंने कई सारी नक्सल प्रेमी फिल्मों के उदाहरण दिए, वो तो है ही, चक्रव्यूह हो, न्यूटन हो, बेताल हो, जोरम हो, वगैरह वगैरह, वो तो है ही। उसके साथ में ही जवान जैसी फिल्म भी आप देख लीजिए। नक्सली जंगल में बैठकर हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करते हैं। जवान में बस शहरी नक्सली दिखा दिए थे जो शहरों में बैठकर हमारे एनएसजी कमांडोज पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे, उनको नग्न कर रहे थे। उसको सेलिब्रेट किया गया था जवान में। ऐसी फिल्में बनती भी है, निर्लज्जता के साथ में इकोसिस्टम उनको सेलिब्रेट भी करता है। परंतु एक बस्तर जैसी फिल्म बनती है तो सब चुप हो जाते हैं। किसी को भी अंदर से किसी का ज़मीर नहीं जागता है, किसी को थोड़ी सी लज्जा नहीं लगती है कि ये विषय कितना गंभीर है, इस पर हमें बात करनी चाहिए, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। थोड़ा सा भी अंदर कुछ फील नहीं होता है ना। कितनी दुख की बात है, आप ज़रा ये सोचिए, विषय कितना गंभीर है। आप ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा सोच करके देखिए। दोस्तों, देश के अंदर की और देश के बाहर की बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो भारत को अंदर से तोड़ना चाहती है, खोखला करना चाहती है, टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। दशकों से सिस्टमैटिक वे में फॉरेन फंडिंग से और कुछ देश के अंदर की ही कुछ ऐसी है देश विरोधी ताकतें जो ये अंदर से कमज़ोर करने का काम करती आ रही थी। और ऐसा काम करने वालों को ही तुरंत फॉरेन से, सभी नहीं पर अधिकतर, जो मैगसेसे अवार्ड्स वगैरह अधिकतर ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो इस विचारधारा से जुड़े हुए हो या इसमें उनको हेल्प कर रहे हो। सबकी बात नहीं, पर अधिकतर ऐसे ही लोगों को ऐसे विदेशों से अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी पुस्तकों को तुरंत सेलिब्रेट किया जाएगा। अवार्ड्स वगैरह लिटरेचर फेस्टिवल्स में, फिल्म फेस्टिवल्स में तुरंत ऐसे फिल्म मेकर्स को, ऐसे लेखकों को आगे लाया जाता है। क्या कारण है? सोचिए। कला और साहित्य का क्षेत्र बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसके महत्व को, इसकी ताकत को हमें समझने की आवश्यकता है। आप देख लीजिए ना, वामपंथी फिल्म मेकर्स दूसरी तरफ, उनकी क्राफ्ट पर कैसी पकड़ है। आप देखिए, कितना ही टॉक्सिक से टॉक्सिक, घिनौना से घिनौना प्रोपेगेंडा ही क्यों ना हो, किस प्रकार से दर्शकों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वे अपने टॉक्सिक से टॉक्सिक थॉट्स को दर्शकों के दिमाग में डालने में सफल हो जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स, चलिए अभी तो बदलाव की शुरुआत है, आगे जा करके हमें भी और बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। बाकी ये बस्तर की जहाँ तक बात है, तो मैं तो सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस फिल्म को आप अवश्य सपोर्ट करना। कल रिलीज़ हो रही है 15 तारीख को ये फिल्म, तो जल्द से जल्द कल मैं जितना जल्दी हो सके इसका रिव्यू डालने का प्रयास करूंगा। ये वीडियो जितना अधिक से अधिक हो सके सभी मित्रों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।